हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोग बच्चों आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें हम ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1 मार्क के लिए आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली ये वाले क्वेश्चंस जो है वो कर पाओगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बस अब आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और ये डिसाइड करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट it does not provide for interest on loan by the partners will get interest at the rate 6% on the loan given by them to the firm। तो वो बोल रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती और अगर एग्जिस्ट भी करती है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कितना पार्टनर को देना है वो कुछ भी लिखा नहीं है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन द लोन मिलेगा। ठीक है, तो रेट तो सच सही लिखा है बच्चों, इन लोगों ने 6% तो लिखा है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखो, इन्होंने पर एनम वर्ड नहीं लिखा। ठीक है, इन्होंने 6% पर एनम नहीं लिखा। तो ये तो ठीक, ये सही बात लिखी उन्होंने कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम से मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ 6% लिखा है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें बच्चों वो लोग मिस करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कई बच्चे देखेंगे अरे इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ 6%, चलो ठीक है ट्रू कर दो, तो इस तरह से आप अपना 1 मार्क लूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो, एन एग्रीमेंट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो ये हमें पता है, ठीक है, कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपस में सहमति, आपस में अग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले ही वो ओरल अग्रीमेंट हो या रिटन अग्रीमेंट हो पार्टनरशिप डीड के फॉर्म में। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए तो थर्ड स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, अ पार्टनर हु डिवोट्स मोर टाइम टू अ बिजनेस देन अदर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी इवन इफ द पार्टनरशिप इज विदाउट पार्टनरशिप डीड। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पार्टनर है जो ज़्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस में, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसको सैलरी मिलनी ही चाहिए भले ही पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं हो। तो बच्चों हम देख चुके हैं पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो सैलरी क्या मिलेगी, चाहे वो पार्टनर कितना भी मेहनत कर रहा हो, चाहे वो 24 घंटे मेहनत कर रहा हो, लेकिन तब भी पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं मेंशन्ड है सैलरी का तो आपको निल, पार्टनर को निल सैलरी देनी है, कुछ भी सैलरी आप नहीं दोगे। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, फॉल्स है। ठीक है, अ पार्टनर हु हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल इन द फर्म विल गेट इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल। तो बोल रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको जो एक्सेस कैपिटल है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसको ज़्यादा फर्म जो है वो इंटरेस्ट देगी। तो ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है बच्चों। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज उसी के हिसाब से मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, निल बटा सन्नाटा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, तो ये आप लिख दोगे फॉल्स। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, एक पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड पे, है ना, फॉर 12 मंथ्स। तो ऐसा 12 महीनों तक वो कर रहा है, हर महीने के एंड पे कर रहा है। इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट एन अग्रीड रेट पर एनम ऑन टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स फॉर 5.5 मंथ्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि एवरेज पीरियड जो है वो 5.5 मंथ्स होगा। ठीक है, तो जो भी अग्रीएबल रेट होगा, अब आपको पता है, आप सीधे सीधे मैं, चलो इस बार हम सिर्फ इमेजिन करेंगे, इस बार हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे टाइमलाइन। तो हर मंथ के एंड पे बच्चों ड्रॉइंग हो रही है, मतलब अप्रैल एंड पे हमारी फर्स्ट ड्रॉइंग हुई होगी, तो वहां से आप सीधे सीधे आपके एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 11 महीने हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, मार्च एंड में। वो टाइमलाइन इमेजिन हो रही है आपको, तो लास्ट हमारी ड्राइंग होगी मार्च एंड में, उसके बाद कुछ भी 0 पीरियड लेफ्ट, तो डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, ये 5.5। तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि 5.5 मंथ्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट रेट
मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हो जाएगा सही, सही जवाब। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो फिफ्थ वाला भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ, व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब मिड अप्रैल, ठीक है, मिड मई, मिड जून, ऐसे पूरे साल 12 महीनों तक वो हर महीने के मिड में ड्रॉइंग करता रहा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट एन अग्रीड रेट पर एनम। तो इंटरेस्ट जो है, जो भी रेट होगा पर एनम, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स फॉर कितना मंथ्स। वो बोल रहा है कि एवरेज पीरियड आपका 6 मंथ्स मानोगे क्या। तो चलो एवरेज पीरियड निकाल लो एक बार। क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉइंग हमारी मिड अप्रैल में होगी, ठीक है। तो अप्रैल के 15 दिन और प्लस 11 महीने जो बचे हुए हैं, तो 11.5 मंथ्स हो जाएगा। प्लस हमारी जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी बच्चों, कब हुई होगी, मिड मार्च में। तो उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट बच रहा है, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है किस तरह से आपको एवरेज पीरियड इमेजिन करना है। आपके दिमाग में बच्चों टाइमलाइन बन जानी चाहिए, जो हमने बना बना के प्रैक्टिस किया है। चलिए नेक्स्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, interest at the rate 6% per annum will be charged on the drawings made by the partner। तो बोल रहे हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम से चार्ज करेंगे। तो बच्चों हमने देखा है सब कुछ नील बटा सन्नाटा होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 6% पर एनम बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। कुछ भी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को। क्लियर हो गया। तो पार्टनरशिप डीड में लिखना इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके रेट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब हम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और इज साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो बोल रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती या साइलेंट है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम से दोगे। तो ये तो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ही फॉल्स है, 6% पर एनम रेट है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो है, हम उसमें क्या दिखाते हैं, किस तरह से नेट प्रॉफिट का हमने अप्रोप्रिएशन किया है, किस तरह से उस नेट प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका हम बेसिकली उसके लिए हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Partners are mutual agents of each other so far as the business of the firm is concerned। तो पार्टनर्स जो हैं वो म्यूचुअल एजेंट्स हैं एक दूसरे के। तो हमने पढ़ा है बच्चों कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और वो एक दूसरे के एजेंट्स भी हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होती है पार्टनर्स की। हमने देखा था कि बड़ा अनोखा रिश्ता होता है कि कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स का बॉस बन सकता है, ठीक है, और कोई भी पार्टनर किसी पार्टनर का एम्प्लॉय या एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे पार्टनर्स आपस में उनका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया इतने। तो ये 10 स्टेटमेंट्स हमने देख लिए। चलिए और देखते हैं। 11th स्टेटमेंट है, अ पार्टनरशिप शुड हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड 50। तो बिल्कुल उन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम जो है वो 50 से एक्सीड नहीं होने चाहिए। तो हमने देखा है कि मिनिमम लिमिट 2 पार्टनर्स की है और मैक्सिमम लिमिट 50 पार्टनर्स की है। तो बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस एंटिटी विच इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर इन एनी सर्कमस्टेंसेज। तो भाई हमने देखा है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पार्टनर्स की अलग आइडेंटिटी है और पार्टनरशिप फर्म की अलग आइडेंटिटी है। तभी जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, तो जो खर्चे पार्टनर्स को दे रहा होता है फर्म, वो अपने लिए वो एक्सपेंस बुक करता है, ठीक है। तो मतलब पार्टनर्स एक अलग इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जो अकाउंटिंग होती है पार्टनरशिप की, जो अकाउंटिंग होती है वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट,
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू पे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स 2% ऑफ नेट सेल्स, इट विल बी पेड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है भाई कि भाई 2% ऑफ नेट सेल्स से आपको सैलरी या कमीशन पार्टनर को देना है। तो वो बोल रहे हैं कि वो तब भी देंगे क्या, जब हमारी फर्म लॉस इनकर करती है। तो बच्चों हमें पता है क्या कि जो भी कमीशन या सैलरी टू पार्टनर्स है ये हमारा क्या है, दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहीं पे अगर मैनेजर्स कमीशन होता, ठीक है, रेंट होता, इंटरेस्ट ऑन लोन होता, तो ये हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये P&L अकाउंट में आके ही रहेगा, भले ही लॉस हो, ये पार्टनर्स को चार्ज ये देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा जो ये सब होता है, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बच्चों ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। तो ये तभी दी जाती हैं जब प्रॉफिट होता है, जब लॉस होता है तब नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो जब प्रॉफिट होगा तभी दे सकते हैं, लॉस के केस में ये नहीं देंगे, भले ही पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ लिखी हो, ठीक है, मेंशन्ड हो कि सैलरी कमीशन इतने रेट से देना है, तब भी सिर्फ देखा जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है क्या, तभी देंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। तो हमें पता है अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो सारे पार्टनर्स जो है वो इक्वली प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब हमारी जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स होती है, ठीक है, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ड्रॉइंग्स होती है, तो ये किसको इफेक्ट करेंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इफेक्ट करेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल अगर होगा, अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट यहाँ पे प्रॉफिट की जगह बोला होता कैपिटल, तो वो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट करता। आ रहा है समझ में। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो गलत बोल रहे हैं बच्चों। कभी भी ड्रॉइंग्स कितनी है उससे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो, नहीं, ड्रॉइंग से हमेशा हमारा क्या निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है। तो ड्रॉइंग्स हमारी हमेशा उस चीज के लिए काम में आती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अमीश अ पार्टनर हैज टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। अब एक पार्टनर है अमीश, उसने लोन फर्म से लिया विदाउट एन अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। द फर्म शैल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम फ्रॉम अमरीश, ठीक है, अमरीश नाम है। अब बच्चों देखो कैसे कंफ्यूज किया है आपको, ध्यान से देखना। तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, ठीक है, ये हमारी फर्म है, ठीक है, और ये हमारा पार्टनर है, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम होगा, ठीक है। और वो कब होगा, जब पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, ठीक है, और फर्म को पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, तब वो एट द रेट 6% पर एनम अप्लाई होगा। लेकिन यहां पर केस क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है, यहां पे फर्म लोन नहीं ले रही है पार्टनर से, ठीक है। तो अब यहां पर जो पार्टनर है उसके लिए कुछ लिखा है क्या, उसको कितने से इंटरेस्ट देना है, नहीं। यहां पर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो ये मेंशन किया गया है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना है पार्टनर को वो 6% पर एनम होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो यहां पर पार्टनर के रिगार्डिंग कुछ भी प्रोविजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो उन्होंने किस तरह से घुमा दिया, यहां पे उन्होंने उल्टा बोल दिया कि लोन जो है फर्म नहीं पार्टनर फर्म से ले रहा है, तो क्या पार्टनर जो है वो फर्म को 6% पर एनम से देगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बच्चों नहीं देगा। फर्म हमारा फर्म का मेंशन्ड है यहाँ पर, ठीक है, कि फर्म कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगी पार्टनर को, क्लियर है, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत
ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है और आधे बच्चे ये चीज़ गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड टू अ पार्टनर फॉर यूज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। अगर हम किसी पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, तो दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए वो हमारा कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द पार्टनरशिप डीड अलाउज सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। द फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर बट हैज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सैलरी और कमीशन विल बी पेड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो बच्चों क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि सैलरी या कमीशन देना है पार्टनर्स को। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। अब क्या हुआ, साल के दौरान फर्म को लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन फर्म के पुराने पिछले सालों के उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट अपना अक्यूमुलेट करके रखा था, समझ लो गुल्लक में जमा करके रखा था। तो वो बोल रहे हैं कि भले ही फर्म को लॉस हुआ, लेकिन जो आपके पहले के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उससे आप सैलरी कमीशन पे कर दोगे। तो क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते, फॉल्स। हम सीधे सीधे देखते हैं क्या इस साल प्रॉफिट हुआ है क्या। अगर इस साल प्रॉफिट हुआ है तभी सैलरी या कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को। अगर इस साल लॉस हुआ है तो सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, नील बटा सन्नाटा मिलेगा, कुछ भी नहीं देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज को लेके। चलो नेक्स्ट, अ फर्म इज स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो अब एक फर्म है वो 1 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुई। एंड द पार्टनर्स ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो हर मंथ के एंड पे फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ करते हैं। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2.5 मंथ्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो ये हमारा पूरा साल है। ठीक है, हमने यहाँ अक्टूबर से अपनी कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि वो हर मंथ के एंड पे ड्राइंग हुई। तो मतलब अक्टूबर एंड पे ड्राइंग हुई। ठीक है, ये नवंबर, ये दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो अक्टूबर एंड पे ड्राइंग हुई, नवंबर एंड पे ड्राइंग हुई, दिसंबर एंड पे ड्राइंग हुई, जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई, यहाँ पे, और लास्ट ड्राइंग यहाँ हुई। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 प्लस लास्ट मंथ के बाद कितने बचे हैं, 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 2.5। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा क्या, ट्रू। नेक्स्ट, पार्टनर्स ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से ड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, अब बस 6 महीने तक ही, मतलब ये अक्टूबर आ गया हमारा। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये 6 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो बस 6 महीने तक कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद कुछ भी ड्राइंग्स नहीं होगी। तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर हो रही है और लास्ट ड्राइंग यहाँ पर हो रही है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 प्लस 6 मंथ्स। ठीक है, तो कितने हो गए, 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे कितने बच रहे हैं, 6 मंथ्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 17/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8.5। क्लियर है? ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 3.5 मंथ्स होगा, तो विच इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल गलत बोला है इन लोगों ने। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एक बार ट्रू और फॉल्स वाले हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इनको एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो,
उसके बाद फिर हम आगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले वीडियो पे आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पे, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल दिमाग में रखो और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर। तो हम लोग करंट अकाउंट की गुल्लक कब बनाते हैं? जब हमारे कैपिटल क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तभी हम करंट अकाउंट्स बनाते हैं। सेकेंड है इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट। तो हमें पता है अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट द रेट 6%। मत लिख के छोड़ देना, इसके आगे क्या लिखना? पर एनम भी लिखना, ठीक है। तो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, भले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड ना हो। थर्ड, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर सैलरी टू पार्टनर्स, partners shall not be allowed salaries if the firm does not earn। अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, नील बटा सन्नाटा, ठीक है, नील सैलरी दी जाएगी। क्लियर हुआ? फोर्थ, व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, जब पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड डैश बाय द पार्टनर्स। तो जब कोई भी फर्म के बीच में अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, फर्म में पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स कैसे शेयर करते हैं? प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि इक्वली शेयर करो, तो आपका आंसर हो जाएगा इक्वली, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट समझ में आ गए, फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिक्स्थ है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस इज। तो कितने कम से कम पर्सन्स चाहिए होते हैं हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम 2 पार्टनर्स तो लगेंगे, 2 लोग तो लगेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स विच शुड नॉट एक्सीड फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस। तो कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम होने चाहिए पार्टनरशिप में? तो हमें पता है मैक्सिमम 50 और मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एंड डैश ऑफ प्रॉफिट। तो सैलरी या कमीशन जो पार्टनर को देते हैं वो प्रॉफिट का क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। तभी उसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, बिकॉज इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जब प्रॉफिट होगा तभी सैलरी या कमीशन मिलेगी पार्टनर को, लॉस होगा तो नहीं मिलेगी। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का ये मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ द फर्म अर्न्स डैश ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें पता है अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करती है ड्यूरिंग द ईयर तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को मिलेगा। हैविंग अ रिटन पार्टनरशिप डीड इज डैश। तो हमें पता है कि रिटन पार्टनरशिप डीड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, मतलब आपका मन है। अगर आपको रिटन अग्रीमेंट करना है, रिटर्न पार्टनरशिप डीड बनानी है तो आप बना सकते हो, वरना ओरल अग्रीमेंट में भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो। तो रिटन पार्टनरशिप डीड जो है वो ऑप्शनल है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू। तो रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को देते हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। देयरफॉर उसको हम कहाँ डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। तो बड़े इजी क्वेश्चंस है बच्चों ये, ठीक है, लेकिन बहुत स्कोरिंग होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत इजीली यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए आगे के स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज डैश इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो हर पार्टनर किस चीज से बाउंड होता है कि क्या उसको डिलीजेंटली अटेंड करना है? अपनी ड्यूटी को, ठीक है। तो एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली
टू हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो उसको अपनी सारी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी जब भी वो बिजनेस को कंडक्ट करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इट वेदर द फर्म अर्न्स डैश और इनकर्स डैश। तो बच्चों पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है फर्म को पार्टनर्स से लेना है, ठीक है, तो भले ही फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया हो, इवन इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, और अगर फर्म का लॉस हुआ है तब भी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म जो है वो पार्टनर्स से लेगी अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है तो। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नील बटा सन्नाटा होगा, कुछ भी नहीं ले सकती फर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। तो अगर पार्टनर ने लोन लिया है, ठीक है, तो हम फर्म जो है वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लेगी, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रिसीव कर रही है तो वो क्या है, इनकम है, ठीक है, वो कहाँ पे क्रेडिट होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिटेड होगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म देती है, जो खर्चा होता है फर्म का, उसको डेबिट करते हैं कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में। तो जो इनकम हो रही है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को मिल रहा है, तो इसलिए उसको क्रेडिट भी कहाँ करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डैश कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वो क्या चीज है, तो बच्चों पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर इसमें जो लिख दिया तो ये समझ लो कि वो पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है। तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो उनको भी ओवरराइड कर देगी। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन @ 6% पर एनम है, ठीक है, वो कब अप्लाई होगा, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, चुप बैठी है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड चुप नहीं बैठी और पार्टनरशिप डीड ने बोल दिया कि 12% लगेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे किसका कहना माना जाएगा, यहाँ पे कहना माना जाएगा किसका, पार्टनरशिप डीड का, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहना जो है, अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखा है तो कहना पार्टनरशिप डीड का माना जाएगा, ना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड पार्टनर इज मेट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर डैश। तो हमने देखा है जब भी किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया गया है, तो अगर डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, सपोज उसका प्रॉफिट की शॉर्टेज होती है, ठीक है, तो बाकी के पार्टनर्स मिल के उस पार्टनर को किस रेशियो में देते हैं, जो उनका अग्रीड रेशियो होता है, ठीक है। तो अग्रीड रेशियो में मिलकर जो डेफिशिएंसी होती है उस पार्टनर की, जिसको उन्होंने प्रॉमिस किया है, जिसको उन्होंने वचन दिया है, उसके डेफिशिएंसी को वो मीट करते हैं, उसकी शॉर्टेज को वो कंपनसेट करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, मैनेजर्स कमीशन इज अ डैश अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन जो है दैट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन मैनेजर्स कमीशन इज अ क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में आता है। क्लियर हो गया। तो एक बार ये वाले सारे फिल इन द ब्लैंक्स रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए बच्चों बढ़े आगे, ठीक है। अब थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स और रह गए हमारे। करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट ओपन्ड व्हेन द कैपिटल्स आर। तो करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर कब नहीं खुलेगा, वो गुल्लक करंट अकाउंट की कब नहीं बनेगी, जब कैपिटल हमारे क्या होंगे, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक गुल्लक बनती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का कुछ अलग अलग रोल नहीं होता, सिर्फ एक गुल्लक बनती है हमारी, ठीक है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऐसा है जिसमें करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, डैश कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। तो कौन से कैपिटल अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे, तो बच्चों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव अमाउंट रहेगा आपका, क्योंकि उसमें वैसे भी ट्रांजैक्शंस तो होते नहीं है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल आपके कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकते,
ठीक है, मतलब कभी भी डेबिट बैलेंस में नहीं जा सकते, हमेशा वो उनका बैलेंस जो रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन डैश पार्टनर्स। तो अगर पार्टनरशिप है, ठीक है, तो कोई भी पार्टनर का कोई भी एक्शन जो होगा, ठीक है, बाकी के पार्टनर्स, बाकी के ऑल पार्टनर्स, ठीक है, इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। तो बाकी के सारे पार्टनर्स पे वो एक्शन जो है वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, वो सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे उस एक्शन के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए, एक बार देख लो। चलिए बच्चों, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिए आज के क्लास में। अब एक छोटा सा आपको होमवर्क देना है मुझे। ठीक है, छोटा सा होमवर्क क्या दे रही हूं, आपके बुक में मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो आपको पूरे खुद से एक बार रिव्यू करना है। ठीक है, वो एक बार बस आप देख लोगे, कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। उसमें फिर भी कोई डाउट हो तो अलग से कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, आपका जो भी डाउट हो कि मैम मैच द फॉलोइंग में ये डाउट है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये डाउट है। बट ये बहुत ईजी है, जहाँ तक आपसे सारे बहुत ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया, ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट सारे डिस्कस कर लिए, और फिल इन द ब्लैंक्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो हमारे जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो हम सारे एकदम फ्लो में सॉल्व करते हुए चलेंगे। है क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज बच्चों हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 2 के MCQs डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो MCQs बहुत स्कोरिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप अपने कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल दिमाग में फ्रेश रखिएगा, और अपने एक एक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है क्लास में उसको हम इसमें अप्लाई करते जाएंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते जाएंगे। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहला क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सबसे पहला MCQ है, द रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। तो जो भी रिटन अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, A पार्टनरशिप डीड, B पार्टनरशिप बाय लॉज, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन, या अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम सबको पता है बच्चों क्या, कि रिटर्न अग्रीमेंट जो भी होता है पार्टनर्स के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है, तो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। जो रिटन है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं पार्टनरशिप के, कि क्या क्या प्रॉफिट रेशियो होगा, सब कुछ, ये सब चीज़ें डिटेल में मेंशन रहती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका MCQ हो गया, तो ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज। तो एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, कितनी होगी, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो हम बच्चों देख चुके हैं कि जब भी अगर सपोज अगर फर्म जो है अपना डेट पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, अपनी उधारी को नहीं चुका पा रही है, तो इस लेवल पर बच्चों क्या होता है, फिर पार्टनर्स से पर्सनली पार्टनर्स के उस उधारी को चुकाने के लिए फर्म अगर नहीं उधारी चुका पा रही है तो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स को भी बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं, इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बच्चों, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स को अपने घर तक बेचने पड़ सकते हैं अगर फर्म वो उधारी नहीं चुका पा रही है, तो फर्म अपनी डेट्स पे ऑफ नहीं कर पा रही है। तो क्लियर है इतना? ठीक, तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, A लिमिटेड, B अनलिमिटेड, नो लाइबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो बच्चों हम सबको पता है आंसर क्या हो जाएगा, B अनलिमिटेड। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप फर्म में होती है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि उनके पर्सनल एसेट से भी रिकवरी की जा सकती है अगर फर्म पे ऑफ नहीं कर पा रही है तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, किस पे अलाउ करते हैं, A द ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल एट द ईयर एंड, एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर, या द कैपिटल इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो बच्चों हम सब ने देखा है क्या, कि हम हमेशा क्या करते हैं, जब कैपिटल निकालते हैं तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, है ना। अगर कुछ भी साल भर में कोई और एडिशन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं हुआ तो सीधे सीधे हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट निकाल देते थे,
ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होता था तो आप उससे भी पहले रिवर्स वर्किंग करके क्या निकालते थे, ओपनिंग कैपिटल, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कैलकुलेट करते थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे। आया समझ में? तो इसलिए सीधे सीधे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए द ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, एब्सेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा? इट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, इज अलाउड एट द बोरोइंग रेट, इज नॉट अलाउड। तो बच्चों हम सबने देखा है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील बटा सन्नाटा होगा, कुछ भी अलाउ नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन लेकिन कितना हो जाएगा, 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए, तो बड़े इजी क्वेश्चन है बच्चों। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, फिफ्थ वाला देख रहे हैं हम, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल वाला सिस्टम है, ठीक है, तो पार्टनर्स विल हैव क्रेडिट बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों देखो, ये तो गलत ही है, डेबिट बैलेंस कभी होगा ही नहीं, है ना। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो आपने गुल्लक बनाई है, जिसमें आप दो गुल्लक बनाते हो, एक बनाते हो फिक्स्ड, एक बनाते हो करेंट। ठीक है, तो सारे जितने भी ट्रांजैक्शन लेना देना सब कुछ करंट अकाउंट से होता है। इसमें बस आपने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बस यहाँ पे फिक्स करके हम इसको सील कर देते हैं। ठीक है, इसको बार बार हम छेड़ते नहीं हैं, बिल्कुल एफडी की तरह सपोज करो। ठीक है, ये हम देख चुके हैं ध्यान से। अब तो इसका डेबिट बैलेंस तो होगा ही नहीं, है ना। क्रेडिट या डेबिट बैलेंस, सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। कई बार क्या होता है बच्चों, दुविधा में पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक आंसर सही होता है लेकिन एक आंसर ज़्यादा सही होता है। तो क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, ये तो सही है कि हाँ ठीक है, ये सही जवाब है कि क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, ये जो है आंसर ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही क्यों है? क्योंकि आप ये समझ लो, रूल क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है बच्चों, या तो आप, ठीक है, इसमें आप कैपिटल डालकर सील कर दोगे इसको, या ये ज़ीरो होगा, लेकिन कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, या तो इसमें कैपिटल होगा मतलब पॉजिटिव होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और या ये ज़ीरो होगा, नील होगा, अगर इसमें आपने इस गुल्लक में कुछ भी नहीं डाला तो। लेकिन ये गुल्लक जो है कभी नेगेटिव नहीं जा सकती। ठीक है, कभी इसका डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, लेकिन करंट अकाउंट में हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का लेना देना चल रहा है, तो कई बार ये आपका जा सकता है, ठीक है, नेगेटिव। तो इसीलिए आपका बच्चों यहाँ पर देखो, आप लोग फिफ्थ का जनरली बच्चे कुछ ए कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ये सही जवाब है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक जवाब ये है कि क्रेडिट बैलेंस तो होगा ही, लेकिन नील बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो फिफ्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। चलिए आ गया समझ में। चलो सिक्स्थ पे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई किया जा रहा है, मतलब वही दो गुल्लक बनाई जा रही हैं, तो अगर दो गुल्लक बना रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, वो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसको कहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमें पता है बच्चों, अगर फिक्स्ड मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो जो फिक्स्ड वाली गुल्लक है उसको तो हमें छूना ही नहीं है। सारे ट्रांजैक्शन जो हमारे कहाँ से होंगे, करंट वाली गुल्लक से होंगे, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब क्रेडिट होगा, और कौन सी गुल्लक में होगा, करंट। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं ये तो गलत है। इस क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिल्कुल ये सही जवाब है। मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बिल्कुल नहीं। इस डेबिटेड, तो डेबिट तो होगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, पार्टनर्स को मिल रहा है तो डेबिट कैसे होगा। तो आपका सही आंसर सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, बी, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से ऑड वन आउट क्या है, देखें। ए, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल।
तो यहाँ पर आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ओहो, जो रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तीनों क्या हैं? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, और ये तीनों कहाँ आएंगे? पीएनएल अकाउंट में आएंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है बच्चों? ये है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट होगा फर्म को तभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, तभी इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को अपने कैपिटल पे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका कहाँ आएगा? ये आपका आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब आपको क्लियरली दिख गया कि भाई ऑड वन आउट कौन है। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आपका ऑड वन आउट है, क्योंकि ये तीनों जो है ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर हो गया? तो 7th वाला भी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट 8th, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ। तो करंट अकाउंट कब मेंटेन किया जाता है? करंट अकाउंट मतलब एक फिक्स्ड अकाउंट की गुल्लक बनेगी और एक करंट अकाउंट की गुल्लक बनेगी। ये कब होता है? जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम फॉलो करते हैं फ्लक्चुएटिंग, तब वहाँ पे सिर्फ एक गुल्लक बनती है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बस आपको आंसर क्लियरली पता है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कब मेंटेन करते हैं? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। तो ये सब बहुत ही फालतू ऑप्शंस हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा 8th का ए, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तभी करंट अकाउंट बनेगा। क्लियर है? कितने इजी हैं बच्चों, देखो फालतू आप लोग घबराते हो एमसीक्यूज के लिए। चलो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। तो हम सबको पता है, ठीक है, ये महामंत्र हमेशा हमें सबको पता है क्या, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है तो पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट, बराबरी से प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल equally in the ratio of time devoted for the firm's business according to the managerial abilities of the partners। तो ये बहुत ही irrelevant options दिए हैं बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B, equally। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मोहित एंड रोहित were partners in a firm with capitals of 80,000 and 40,000 respectively। तो मोहित और रोहित दो पार्टनर्स थे, उनके कैपिटल थे 80,000 और 40,000। The firm earned a profit of 30,000 during the year। मोहित's share in the profit will be। अब ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ मेंशन्ड है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये था? कुछ मेंशन्ड है? नहीं। क्या यहाँ पे मेंशन्ड है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा ऐसा कुछ लिखा था? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ समझ में आ गई कि पार्टनरशिप डीड ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो जब पार्टनरशिप डीड कुछ भी मेंशन नहीं करती तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। ठीक है, तो ये 30,000 का प्रॉफिट मोहित और रोहित के बीच में बराबर बराबर बटेगा, मतलब 15,000 15,000। तो मोहित को कितना मिल जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, 15,000। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो कई बच्चों का थोड़ा एक साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही कुछ देखते हैं, ओहो फिगर्स आ गए, मतलब न्यूमेरिकल टाइप का, और इसमें एमसीक्यू में पूछ लिया तो मतलब हमसे तो बनेगा ही नहीं। लेकिन आपने देखा जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको बहुत कूल माइंड से एग्जाम में इसको पढ़ना है, क्योंकि बच्चों ये चीज़ें जो है ना एमसीक्यूज, ये समझ लो कि आपकी नैया पार लगवा देंगे। इसमें आपको इतना अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बहुत ध्यान दो। अगर उसमें आपने ध्यान दे दिया तो कोई भी एमसीक्यू आ जाए एग्जाम में आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये 10th वाला हो गया। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। चलो, व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय सम पार्टनर्स। ठीक है, तो जब एक पार्टनर को कुछ दूसरे कुछ पार्टनर्स ने गारंटी दी है ऑन डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि भाई डेफिशिएंसी होगी अगर तुम्हें कुछ भी, तो वो हम लोग झेलेंगे, उसको हम भुगतेंगे, उसका भुगतान हम करेंगे। तो अब डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स हु गेव द गारंटी, नन ऑफ द पार्टनर्स। तो बच्चों हमें पता है अगर जो पार्टनर्स गारंटी देंगे उस एक पार्टनर को, उनको
ही वो क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, उनको ही वो जो है प्रॉफिट जो कम हुआ है वो बियर करके अपने पास से सैक्रिफाइस करके दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा जिसको उन्होंने गारंटी दी है। ठीक है, तो 11th का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, पार्टनर हु गेव गारंटी वही लायबल होंगे इस डेफिशिएंसी को बियर करने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए 12th, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर। ठीक है, तो अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, मतलब वही पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हुई है और आपस में भी कोई ओरल अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। तो बच्चों ये तो सरासर गलत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होगा निल। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। एंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट ऑन, ये भी गलत है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल होगा तो कोई भी रेट आप लगा लो, ठीक है, वो आपका गलत ही होगा। एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन दर कैपिटल एट द बैंक रेट, ये भी फालतू, बहुत ही फालतू ऑप्शन है, बिल्कुल गलत। नॉट एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन दर कैपिटल, तो परफेक्ट आपका जवाब क्या होगा, सही जवाब है डी। ठीक है, मुबारक हो, आप 1 करोड़ जीत गए। चलो, तो इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल टू द इंटरेस्ट ऑन दर कैपिटल्स। क्लियर है? तो पार्टनरशिप डीड जब भी साइलेंट है तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, निल बटा सन्नाटा। चलो क्लियर है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन। तो ये तीनों बच्चों, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स कमीशन, ये तीनों क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ये आपके कहाँ आएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ये आपका क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये कहाँ आता है, पीएनएल में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लियर हो गया इतना? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following items will not be shown in the debit of profit and loss appropriation account? तो इनमें से कौन से आइटम को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या डेबिट साइड में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और फर्म वो पार्टनर्स को दे रही है, तो फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा, तो बिल्कुल दिखाएंगे। कमीशन टू अ पार्टनर भी हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन सैलरी टू पार्टनर्स भी हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पार्टनर्स से मिल रहा है। ठीक है, तो फर्म के लिए वो क्या हो जाती है, फर्म के लिए वो हो जाती है एक तरीके से इनकम। तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम डेबिट नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक, तो 14th का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो एसेंशियल या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एन अग्रीमेंट ओरल और रिटन शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स, बिल्कुल ये तो बहुत एसेंशियल है। पार्टनरशिप में आप एंटर ही तब हो सकते हो जब अग्रीमेंट हो, हमने सबसे पहली क्लास में यही पढ़ा था। चाहे वो ओरल हो या रिटन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अग्रीमेंट का होना, अग्रीमेंट का एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, अग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, बिल्कुल हमने ये भी देखा था कि लॉफुल बिजनेस कैरी कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, इलीगल बिजनेस के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ठीक है, तो उसको पार्टनरशिप का बहुत एसेंशियल फीचर है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं मिलकर। All the partners should contribute capital in the firm and there should be at least 2 partners। तो ये भी बहुत एसेंशियल फीचर है बच्चों कि कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए, तभी आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। पार्टनरशिप का मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, लेकिन ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ये जो सी ऑप्शन है ना, ये बच्चों एसेंशियल नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर पार्टनर बनना है तो आपको कैपिटल लेकर ही आना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे पार्टनर्स बन जाते हैं जो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या अपनी कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो वो पार्टनर्स बन जाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनको कैपिटल लेकर ही आना पड़ेगा तभी वो फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
तो हर पार्टनर को कैपिटल लाना ज़रूरी नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर। तो 15th का आंसर हो जाएगा सी, दैट ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन बाकी 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट 16th, अ मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो एक मैनेजर को नेट प्रॉफिट पे 5% का कमीशन मिलता था, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने पढ़ा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और क्या आना चाहिए, रेट प्लस 100 प्लस रेट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ग्रॉस प्रॉफिट, अब यहाँ पे आपको बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है, मतलब आपका बेसिकली एक तरीके से बिना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जो आपका प्रॉफिट आ रहा है 5,80,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, और आपको इनडायरेक्ट खर्चे दे दिए हैं अदर देन मैनेजर्स कमीशन कितने 1,60,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो जरा, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5,80,000। ठीक है, इसमें से जब हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 1,60,000, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है 5,80,000 माइनस 1,60,000, ये आ जाएगा 4,20,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 4,20,000 आ जाएगा। तो अब आपका मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा, तो ये नेट प्रॉफिट जो है बच्चों 4,20,000, इसमें हमें निकालना है क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ है, लेकिन हमें निकालना है कि कमीशन माइनस करने के बाद कितना है, हमारा कमीशन कितना आएगा। तो चलो 5/105 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको पता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का रेशो 5/100 करने की जगह आप क्या करोगे 5/100 प्लस 5, तो 5/105 करो, कितना आ रहा है ये आ जाएगा 20,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों बी 20,000। ठीक है, तो 16th क्लियर है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं, एक बार देख लो, नोट कर लो, रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो 16th वाला हमारा न्यूमेरिकल हो गया। तो इस तरह से बच्चों वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप ये चीज़ बहुत ओरली कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ये चीज़ आपने दिमाग में ही पूरे कैलकुलेशंस कर सकते हो। चलो 17th पे आते हैं। विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 के रेशियो में विदित एंड सीमा जो है अपने प्रॉफिट्स या लॉसेज शेयर करते थे। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, दोनों के कैपिटल्स दिए हैं। दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना था फर्म को। द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब फर्म ने क्या किया, फर्म ने सिर्फ 18,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो द इंटरेस्ट ऑन विदित्स कैपिटल विल बी, अब इंटरेस्ट विदित के कैपिटल पे कितना होगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, विदित और ये हो गया सीमा। ठीक है, तो दोनों के उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है 10%, 1,20,000। तो विदित को 12,000 मिलना चाहिए, 1,20,000 का 10% विदित को मिलेगा, 2,40,000 का 10% दैट इज 24,000 सीमा को मिलना चाहिए था। बट इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, इसका टोटल ही बच्चों 36,000 आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट हमारा क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट इनसफिशिएंट प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ही हमारा सिर्फ 18,000 रुपये का हुआ है। अब इस केस में आप क्या करोगे, देखो आपने देखा है जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो इनका पहले सारे खर्चे जो भी देना है ना, विदित को जो भी देना बनता है, तो अभी सैलरी वैलरी तो कुछ दी नहीं है, तो विदित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है,
और सीमा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो विदित को टोटल फर्म को कितना देना है 12,000 और सीमा को टोटल देना है 24,000। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 12:24, या इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इसको आप 2:1 भी 1:2 भी बोल सकते हो, ठीक है, और 1:2। क्लियर है। तो अब जो प्रॉफिट है 18,000, ठीक है, उसको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनको पूरा तो मिल ही नहीं पाएगा, सबसे पहली बात है ना, तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम है। तो 18,000 में से विदित को कितना मिलेगा और सीमा को कितना मिलेगा देख लेते हैं। तो 18,000 को आप इस रेशियो में बांटो, जितना आपका दोनों को आपको देना बनता है एक्सपेंस का रेशियो, ठीक है। तो 6,000 विदित को मिलेगा और 12,000 जो है वो सीमा को मिलेगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी 6,000। आया समझ में कैसे वर्किंग हुई इसकी, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो जब भी आपने देखा है इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हमेशा जो पार्टनर्स को टोटल एक्सपेंस देना है, फर्म को टोटल जो चीज़ें देनी है उसका टोटल लगा के हम उसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो एक्सपेंस का रेशियो होगा उसके रेशियो में आप फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। तो अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट करती तो उन पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर्स को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी क्या, नहीं, सैलरी निल बोली गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निल बोला गया है। हाँ, प्रॉफिट का जो शेयर है वो सबको इक्वल मिलेगा, ये लिखा हुआ है, और कमीशन भी निल बोला है। तो आपका आंसर सीधे सीधे बड़ा सिंपल है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ। तो ये हमें पता है बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा अनोखा रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का प्रिंसिपल या एजेंट का। तो क्लोज रिलेटिव्स, एजेंट एंड प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर रिलेशनशिप या सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो सभी बहुत ही इररेलेवेंट ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:4:1, ठीक है। तो 6:4:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे X, Y, Z। X guaranteed profit of 15,000 to Z. The net profit for the year ending 31st March 2019 was 99,000. X share in the profit of the firm will be. तो बच्चों टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 99,000 हुआ। अब 99,000 में x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा, z को कितना मिलेगा, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 11। तो x को 6/11, 4/11 और 1/11। तो चलो कर लेते हैं, 90,000 इंटू 6/11 कितना आ जाएगा, 54,000 इंटू 4/11 कितना आ जाएगा, 36,000 एंड टू 1/11 आ जाएगा 9,000। अब यहाँ पर बच्चों प्रॉफिट कितना गारंटी दिया है कि Z को कितना मिनिमम चाहिए, 15,000 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे Z को कितना मिला, Z को सिर्फ और सिर्फ 9,000 मिला। मतलब कितना कम है बच्चों, कम है हमारा सीधे सीधे 6,000 की डेफिशिएंसी है। तो अब जो 6,000 की डेफिशिएंसी है, ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ से होगा, x पूरा, x ने गारंटी दिया है z को, तो पूरा पूरा जो 6,000 का डेफिशिएंसी है वो कौन भुगतेगा, x भुगतेगा, ठीक है। तो इसको z को 6,000 किससे मिल जाएगा, x से मिल जाएगा। तो इसका तो पूरा जो गारंटी दिया था वो उसको मिल गया, लेकिन बेचारा x जो है उसका अब प्रॉफिट जो है सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा, 48,000, ठीक है। तो आपका आंसर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी 48,000, ठीक है। 48,000 आपका सही आंसर होगा। ये सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट आपका सही आंसर बच्चों 48,000 ही होगा, क्लियर है। तो इसको भी नोट कर लो। चलिए
नेक्स्ट 21, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ अ पार्टनर इज चार्ज्ड। तो अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या चार्ज की जाएगी? 8% पर एनम, 9% पर एनम, 12% पर एनम। तो बच्चों हम सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं की जाएगी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम चार्ज किया जाता है और प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर किया जाता है, बाकी सब कुछ नील 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 होता है। तो बड़ा आसान था ये भी। चलो लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। तो हमको पता है, ये अभी हमने डिस्कस किया जस्ट, कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, कुछ नहीं लिख रही है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर क्या हो जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से। तो ये 22nd एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लो, कोई भी एमसीक्यू में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है वो? स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैम लेक्चर्स नहीं मिल रहे, प्लेलिस्ट कहाँ है, और यूट्यूब पे आपको प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाला है मैग्नेट ब्रेन्स ने। आपको क्या करना है? सीधे सीधे जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आप लिखेंगे magnetbrains.com, तो ये हमारी वेबसाइट आपके सामने होगी। magnetbrains.com पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा वेबसाइट का जो होम पेज है ओपन अप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग क्लास वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको जैसे जाना है क्लास 11th पे, तो आप क्लास 11th पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट्स आपके आंखों के सामने होंगे। आपको जैसे दिगराज सर का ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, प्रिंस सर का मैथ्स, शिप्रा मैम का बायोलॉजी, सत्यम सर का फिजिक्स, साक्षी मैम का इकोनॉमिक्स या मुझसे अकाउंट्स पढ़ना है, या पायल मैम से बिजनेस स्टडीज़, तो आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है यहाँ पर आपके पूरे सामने होंगे। सपोज आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से चीज़ें ओपन अप हो जाएंगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया हुआ है कि अकाउंट्स ओवरव्यू के कितने लेक्चर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 के कितने लेक्चर्स हैं, तो सारे आपको चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स प्रॉपरली मिल जाएंगे, अरेंज्ड इन सीक्वेंस। ठीक है, तो अब आप बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंटली आराम से अपना कोर्स और अपने सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल, आपने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पे आपने जाके क्लिक किया, तो इस तरह से जो उसका फर्स्ट लेक्चर है वो ओपन अप हो जाएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे सारी बातें। और जैसे आपका ये वाला लेक्चर खत्म होता है तो आपको नीचे नेक्स्ट वीडियो का एक बटन दबाना है। नीचे नेक्स्ट वीडियो के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे इसके जस्ट बाद वाले वीडियो पे। तो इस तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में चलते जाएंगे, सारे क्वेश्चंस सब कुछ एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में चलता जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है अब, और अब आपकी प्रॉब्लम का जो है समाधान हो गया है। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने MCQs सारे कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम अलग से डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको सबको हम एक एक करके चुन चुन के सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल सॉलिड तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।